होती है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारा। ओके, तो आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, हमारे आसपास हम हर जगह देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा होती है। हम लगभग हर चीज में, हमारे घर में जो फैंस यूज होते हैं या बल्ब यूज होते हैं, ट्यूबलाइट, इन सब में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है वाकई में? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की एक फॉर्म होती है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जो मोस्टली यूज, सबसे ज्यादा यूज की जाती है हमारे घरों में। मॉडर्न टाइम पे अगर एनर्जी की कोई फॉर्म सबसे ज्यादा यूज की जाती है तो वो कौन सी वाली फॉर्म है? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा यूज क्यों की जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज मोस्ट कंट्रोल्ड एंड कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज मोस्टली यूज्ड इन आवर हाउसेस। ओके, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसे हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और इजीली यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट, आप लोगों ने नाम सुना होगा करंट का। हम लोग बोलते हैं क्या इसमें करंट आ रहा है या इसमें करंट नहीं आ रहा है। ओके, तो ये जो करंट होता है ये कौन सा वाला करंट होता है? ये इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। जब हम बोलते हैं कि हाँ इस वायर में करंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? कौन से वाले करंट की बात होती है? इलेक्ट्रिक करंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस व्हाट इज करंट। आप लोगों को पता है जो करंट वर्ड है ये रियलिटी में जरूरी नहीं इलेक्ट्रिसिटी से ही जुड़ा हुआ हो। हम कई बार बोलते हैं एयर करंट या हम बोलते हैं वाटर करंट। तो एयर करंट और वाटर करंट का मतलब क्या होता है? आपने पानी देखा होगा, पानी जो बहता रहता है तो फ्लो होता रहता है, हम इसको क्या बोलते हैं? वाटर करंट। जो हवा बहती है तो हम उसे क्या कहते हैं? एयर करंट। तो करंट का मतलब तो हो गया बहना, यानी जो चीज बह रही है तो वो क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। और रही बात इलेक्ट्रिक की, तो इलेक्ट्रिक वर्ड जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से, यानी जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो हम क्या बोल सकते हैं उसके लिए कि वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा। ओके, तो करंट वर्ड तो एक बार ध्यान रखना, जब भी कहीं भी करंट वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होगा वहां कोई ना कोई चीज बह रही होगी, फ्लो हो रही होगी। ओके, तो करंट वर्ड जुड़ा हुआ है फ्लो से और इलेक्ट्रिक वर्ड जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से। तो हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जा सकता है इसके बारे में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई। तो रियलिटी में हम इलेक्ट्रिसिटी को किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स से। आपने नाम सुना है, 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि जो एटम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से। तो जब भी हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो हम क्या बोल सकते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा क्या होता है जिसके फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होता है? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होता है? चार्ज होता है। तो अब हम बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब चार्ज जो फ्लो होंगे या इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे वो किस में फ्लो होंगे? कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे रोड है और रोड पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे या चार्जेस फ्लो हो रहे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए, चार्जेस को फ्लो होने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए किसी ना किसी कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं, चार्जेस फ्लो हो सकते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन बनाए तो क्या बनती है डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन बनती है वो क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर is known as electric current। ओके, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या हो गई कि जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट समझ आ गया हमारे अच्छे से कि इलेक्ट्रिक करंट रियलिटी में क्या होता है? कुछ नहीं, किसी भी कंडक्टर में फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम सर्किट की। देखो, जैसे मैंने बोला कि फ्लो होने के लिए कोई ना कोई कंडक्टर चाहिए होगा, राइट। हमने क्या किया? एक तार लिया और ये इसके अंदर से करंट फ्लो कराना शुरू किया, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना शुरू किया और वो यहाँ जाके रुक गए, आगे नहीं गए। तो हम क्या बोलेंगे? इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, राइट।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, करंट हमेशा किसी क्लोज्ड पाथ में ही फ्लो होता है। आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि आपने एक तार लगा दिया और उसको आगे जाके खुला छोड़ दिया तो करंट आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? करंट हमेशा कैसे पाथ में फ्लो होता है? हमेशा एक क्लोज्ड पाथ में। क्लोज्ड पाथ मतलब बंद पाथ के अंदर ही फ्लो होता है। तो वही जो क्लोज्ड पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, सो वी कैन से व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? द क्लोज्ड पाथ in which electric current flow. Okay, so we can say what is electric circuit? The closed path in which electric current flow is known as electric circuit. Clear? क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? फ्लो करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अगर हम एक जनरल सर्किट बनाए जो घर में यूज किया जा सकता है तो वो कैसा होगा? देखो, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें हम कितनी चीजें यूज करते हैं। देखो, एक तो क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइडर होगा जिससे करंट आएगा, राइट। एक तो क्या चीज होगी जिससे करंट आएगा, तो ये हम इसे बैटरी बोल सकते हैं जिससे करंट फ्लो होता है, राइट। नेक्स्ट होगा, एक हमने की जोड़ दी। आप लोग समझते हो की क्या होती है? चलो ये की जोड़ दी। ये जो साइन है किसका साइन है? ये साइन है की का। ओके, हमने क्या किया? इसमें की जोड़ दी। इसके अलावा एक कोई ना कोई रजिस्टर भी जोड़ना पड़ेगा। रजिस्टर का मतलब हो गया यहाँ पे, चलो इसको मैं ऐसा बनाएगा। ये किसकी तरह दिख रहा है? बल्ब की तरह दिख रहा है। तो हमने क्या किया? देखो, इसके अंदर क्या है? एक तो बैटरी है। बैटरी क्या करती है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाती है, राइट। दूसरा क्या है? बल्ब है, या फिर कोई भी हो सकता है, आप हम फैन यूज कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा अप्लायंस जो इलेक्ट्रिक करंट से चलता हो, हम उसे यूज कर सकते हैं। हम इसे रजिस्टर बोलते हैं जनरली। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी फिजिक्स की लैंग्वेज है उसमें हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर। नेक्स्ट है की का मतलब होता है स्विच। जो आप लोग बटन यूज करते हो, स्विच यूज करते हो, उसे हम की बोलते हैं। और चौथी चीज क्या है यहाँ पे? ये है एक वायर। यू कैन से ये क्या चीज है हमारे पास? ये एक वायर है, राइट। वायर का मतलब कंडक्टर। तो कोई भी सर्किट कितने एलिमेंट से बना होता है? पहला तो हो गया हमारे कंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। दूसरा बैटरी जो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। तीसरा की का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। मैंने कहा था इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज द कंट्रोल एंड कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? की करती है। ओके, और फोर्थ हो गया हमारे रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है? इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है। क्लियर? तो ये चार एलिमेंट से मिलकर क्या बना होता है? हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ होता है। ओके, तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो यहाँ से तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम वापस से इलेक्ट्रिक करंट पे आ जाए। ओके, तो जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये वापस से हम आ गए इलेक्ट्रिक करंट पे। फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। अब देखो, कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये हो गया, एक कंडक्टर ये हो गया, और ये एक और कंडक्टर ले लिया। ओके, ये वाला एक तो ये है, एक ये है, ये वायर है। मान लो वायर का क्या है? क्रॉस सेक्शन है। आप ये समझ सकते हो कि एक वायर है लंबा सा, उसको मैंने बिल्कुल क्लोज व्यू किया है। ओके, और एक ये है, राइट। तो ये क्या हो गया? कंडक्टर है। इसमें क्या होना चाहिए? चार्जेस फ्लो होने चाहिए। मान लो ये चार्जेस है, देखो यहाँ पे क्या हो गया? चार्जेस, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस है, हमारे पास कई सारे चार्जेस। चार्ज कोई एक तो होगा नहीं, चार्जेस काफी सारे होंगे, राइट। तो
यहाँ पे कितने चार्जेस दिख रहे हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा चार्जेस कहाँ पे फ्लो हो रहे हैं इसके अंदर, यानी हम बोल सकते हैं इसमें करंट क्या है, मैक्सिमम है, राइट। अमाउंट ऑफ करंट कितना है इसमें, मैक्सिमम है। इसमें और इसमें कितने कितने हैं, इसमें 4 चार्जेस है, इसमें भी 4 चार्जेस है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कितने करंट फ्लो हो रहा है, इक्वल करंट फ्लो हो रहा है। तो लेकिन अगर देखो यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि इसका देखो क्रॉस सेक्शन कितना है, बड़ा है, तो किसका क्रॉस सेक्शन कितना है, कम है। देखो इसका क्रॉस सेक्शन कितना सा आ रहा है, इसका बहुत कम है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे करंट इक्वल है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। देखो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो काफी चौड़ा है, जबकि ये काफी इसके कंपैरिजन में कम है, राइट। इसका क्रॉस सेक्शन काफी कम है। तो हम इसको इक्वली करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन को यूनिट कर लेते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है, सिंगल लेते हैं। देखो ये जो एरिया है ना, तो ये एरिया क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर आप इसको क्या करोगे, फैला दोगे, अगर इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे, सोचो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन इसके बराबर करूं, इन दोनों का क्रॉस सेक्शन बराबर करूं, तो अब यहां पे कितना करंट आ गया, अब तो यहाँ पे चार्जेस 12 हो गए, राइट। तो अगर जब क्रॉस सेक्शन अगर बराबर लेते हैं तब तो इसके पास ज्यादा करंट होगा। लेकिन अभी क्या है, प्रॉब्लम यह है कि अभी इसके पास क्रॉस सेक्शन एरिया ही कम है, इसका एरिया ही कम है, इसलिए इसका चार्जेस कम है। जबकि इसका कितना एरिया तो काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसके चार्जेस कम है। तो क्रॉस सेक्शन जब चेंज होगा तो क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस भी चेंज होगा, और उसकी वजह से अमाउंट ऑफ करंट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसलिए हमें एक्यूरेट अमाउंट का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको भी हम क्या करते हैं, काउंटिंग के अंदर, कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब हम पता करेंगे कि आखिरकार करंट को मेजर कैसे किया जाए। ओके, तो हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ या इन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। देखो अब हम क्या बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या हो गया कि चाहे कैसा भी हमें कंडक्टर दिया हो, हम केवल कितना लेंगे, उसका यूनिट एरिया ही लेंगे। यूनिट का मतलब आप समझते हो, या तो 1 मिलीमीटर या 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 माइक्रोमीटर या 1 किलोमीटर, कैसा भी हो, लेकिन वो कितना होगा, 1 होगा, राइट। तो हम कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, ओनली यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे। अब जब यूनिट होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्यूरेट अमाउंट ऑफ चार्जेस मिल जाएगा, राइट। अगर मान लो इसके अंदर भी ये हमारे पास 3 तरह के अलग अलग मटेरियल है। ये मान लो स्टील का वायर है, ये कॉपर वायर है, और ये मान लो प्लास्टिक का वायर है। तो देखो स्टील के वायर में जो चार्जेस होंगे, मान लो यहाँ पे हमारे पास 7 चार्जेस है, यहाँ पे हमारे पास 12 चार्जेस है। प्लास्टिक के अंदर हमारे पास कितने फ्लो ऑफ चार्जेस कितना होगा, 0 होगा, लगभग ऑलमोस्ट 0 होता है। प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है, जिसके अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा चार्जेस कहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, कॉपर के अंदर, इसलिए कॉपर के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। स्टील के अंदर थोड़े कम है, इसलिए कॉपर के कंपैरिजन में स्टील में करंट थोड़ा कम फ्लो होगा। लेकिन प्लास्टिक के अंदर बिल्कुल भी फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं है, मतलब प्लास्टिक में बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मतलब कि इसमें करंट नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि इसमें चार्जेस का फ्लो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया बात किसकी, कि करंट को किस तरह से मेजर करते हैं हम। करंट क्या होता है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में नंबर ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, हम उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कर सकते हैं आई से। आई का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट Q/A। यहाँ पे आई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, Q इक्वल चार्ज फ्लो, कितने चार्जेस फ्लो है, और ए का मतलब क्या है, एरिया। देखो अपॉन में ए का मतलब क्या है, कि अपॉन में ए का मतलब हो गया कि कितना भी एरिया हो हम उसको क्या करें, एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना एरिया मिल जाएगा,
यूनिट एरिया मिल जाएगा। ओके, मान लो कुछ इस तरह से है कि अगर 5 मीटर के अंदर 25 चार्जेस फ्लो हो रहे थे एक वायर के अंदर, और एक और दूसरा वायर है हमारे पास, वहां पे हम 10 मीटर के अंदर 30 चार्जेस फ्लो करवा रहे हैं। देखो एक वायर है, हमने मान लो 2 वायर्स ले लिए। एक वायर तो ऐसा है जिसका जो एरिया है वो कितना लिया हमने 5 मीटर स्क्वायर, राइट। 5 मीटर स्क्वायर में कितने चार्जेस फ्लो है 25। एक और ले लिया हमने 10 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने फ्लो है 30। मान लो ये कुछ इस तरह से ले लिया कि एक तो ये है 10 मीटर वाला और एक ये है 5 मीटर वाला, राइट। मान लो 10 मीटर वाले में 30 चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, 5 मीटर स्क्वायर वाले में केवल 25 चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। आपसे पूछा जाए किसमें ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, तो आप कहोगे इसमें ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसमें 30 चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इसमें तो 25 ही हो रहे हैं। नहीं, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके 5 मीटर में 25 है, तो इसके 1 मीटर स्क्वायर में कितने चार्जेस फ्लो होंगे 5 चार्जेस, राइट। जबकि इसके 10 मीटर स्क्वायर में 30 चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो इसके 1 मीटर में केवल कितने चार्जेस फ्लो होंगे, ओनली 3 चार्जेस। तो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से इसमें ज्यादा चार्जेस हैं, इसमें कम चार्जेस है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा और इसमें कम करंट फ्लो, राइट। तो करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो फ्लो ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, करंट थोड़ा कम हो जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे आई क्या हो रहा है, अगर हम इसको प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं तो आई रिवर्स प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यानी जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट कम होगा, लेकिन अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा तो करंट बढ़ेगा। ओके, और वही बात क्यों की, तो क्यों का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। क्लियर। देखो अब एक और चीज आ जाती है यहाँ पे कि इसकी यूनिट्स क्या होती है। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर एक नया वर्ड है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ओके, क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलॉम, इसको हम डिनोट करते हैं सी से। और ए तो क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। हम इसको मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर किसी में भी ले सकते हैं। ओके, आई यानी करंट की यूनिट क्या यूज कर रहे हैं हम, एम्पियर। क्यों का मतलब चार्जेस की कौन सी यूनिट यूज की जाती है, कूलॉम। और ए का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हम मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर कोई सा भी यूनिट यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब बात आती है एम्पियर कितना है, कूलॉम कितना है। देखो पहले बात करें हम कूलॉम की। ओके, इसको मैं एडिट करता हूं, दिखाता हूं पूरे को, करता हूं। पहले बात करें हम क्यू यानी कूलॉम की। ओके, देखो एक कूलॉम कितना होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, पर कितना होता है। हम लोगों को पढ़ाया गया है कि कितना चार्ज होता है इसके ऊपर, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलॉम चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। ये चीज आपने 9th में पढ़ी होगी। एक इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलॉम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पे भी कूलॉम आ रहा है, तो ये कूलॉम आखिरकार होता कितना है, तो ध्यान रखना, इसके लिए बनाया गया है कि एक कूलॉम का मतलब होता है, 1 कूलॉम का मतलब होता है, अगर हम बात करें किसकी, 1 कूलॉम की, तो 1 कूलॉम के लिए हम क्या करते हैं, 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 10 पावर 18, मतलब 6 के पीछे आप 18 जीरोस लगा दो। इतने इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव चार्ज है ना, जब पूरा मिल जाएगा तब जाके कितने कूलॉम बनता है, 1 कूलॉम बनता है। कितना, 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है, सभी का टोटल चार्ज मिलकर कितना बनाता है, 1 कूलॉम बनाता है, राइट। और इसी से क्या पता लगा हमें कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलॉम। अगर याद नहीं हो तो याद कर लीजिएगा, आगे से काम आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलॉम। ओके, तो ये बात हो गई कूलॉम की। अब बात करें हम कि एम्पियर कितना होता है। देखो अगर हम क्या करें, हमें पता है I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A,
राइट। अगर हम क्या करें, 1 यूनिट यानी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया हमने, राइट। अगर हम यूनिट मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज फ्लो करवाए, 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाए, कितना, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कंडक्टर से, यानी हमें कोई ऐसा वायर लिया जिसके अंदर कितना, मतलब जिसका एरिया कितना हो, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, ओके। अगर हमने ऐसा वायर लिया उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाए, 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम का मतलब होता है 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाएंगे तब हमें जो करंट मिलेगा वो कितना होगा। हाँ, तो मैं कह सकता हूं कि 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या होगा कि हमने एक कंडक्टर वायर ले लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, उसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, राइट। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कंडक्टर वायर में 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएंगे, यानी 1 कूलम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएंगे, तो हमें जो करंट मिलेगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, राइट। तो ये बात हो गई किसकी, 1 एम्पियर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अब आगे बढ़ते। करंट के बारे में केवल इतना था, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ओके। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस। अब एक चीज है, देखो मैंने जैसे कहा कि वाटर करंट, एयर करंट, ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, राइट। यानी किसी चीज का बहना, अगर मैं बात करूं वाटर करंट की, आपने एक टैंक ले लिया और एक और टैंक ले लिया, या छोड़ो टैंक को डालो, आपने क्या ले लिया, पाइप ले लिया, ओके। इसके अंदर इधर की तरफ पानी है, इधर की तरफ पानी भरा हुआ है और इधर की तरफ नहीं है, खाली है। क्या डायरेक्ट पानी फ्लो होने लग जाएगा इधर से, पॉसिबल है क्या? आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा है, बिल्कुल सीधा रखा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पानी इधर से इधर चला जाएगा? नॉट पॉसिबल, राइट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने क्या किया, इधर की तरफ हाइट बढ़ा दी और इधर की तरफ हाइट घटा दी, तो अब क्या होगा, अब पानी इधर से निकल के इधर की तरफ फ्लो होगा, सीधी सी बात है, नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, हाइट को चेंज किया। देखो अगर हाइट इक्वल थी, दोनों तरफ हाइट इक्वल थी, तो वाटर करंट नहीं डेवलप हुआ, नहीं जनरेट हुआ। लेकिन अगर मैंने हाइट चेंज कर दी, एक तरफ हाइट बढ़ा दी, एक तरफ हाइट घटा दी, तो क्या हो गया, यहाँ पे वाटर करंट जनरेट हो गया। तो ये जो वाटर करंट जनरेट के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, हाइट डिफरेंस लाना पड़ा। हाइट डिफरेंस का मतलब समझ गए आप कि यहाँ पे हाइट इतनी थी, यहाँ पे भी हाइट इतनी थी, अभी हाइट डिफरेंस कितना है, 0 है, दोनों साइड पे इक्वल हाइट है, तो कोई वाटर करंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, हाइट डिफरेंस ला दूं कुछ बीच में, इधर की तरफ हाइट कम कर दी, इधर की तरफ हाइट बढ़ा दी, तो कुछ हाइट डिफरेंस होगा ही। हाइट डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो वाटर करंट उतना ज्यादा होगा, राइट। मतलब ऊंचाई जितनी ज्यादा है, एक तरफ नीचा है, हम जितनी ऊंचाई बढ़ाएंगे पानी का जो स्पीड है, वाटर की स्पीड है, वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्लियर सी बात है। तो जैसे जैसे ये क्या होता है, डिफरेंस बढ़ता है, हाइट डिफरेंस बढ़ता है, वैसे वैसे वाटर करंट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो सेम ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो डिफरेंस यूज किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हाइट डिफरेंस यूज किया, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट में हमें कौन सा डिफरेंस यूज करना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यूज करना होता है। देखो इलेक्ट्रिक करंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने एक तरफ दीवार पे वायर रख दिया, दूसरी तरफ नीचे की तरफ वायर रख दिया, तो अपने आप ही करंट ऊपर से नीचे आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता, राइट। लेकिन यहाँ पे जो असर डालता है, जो चीज अफेक्ट करती है, हम उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पोटेंशियल डिफरेंस है क्या चीज आगे का, मैंने कह दिया पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफरेंस होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, राइट। लेकिन वाकई में होता क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो ये एक कंडक्टर वायर है बड़ा सा, ओके, ये एक चार्ज है पॉइंट ए पे और ये पॉइंट बी है, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है, ओके। हमें इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाना है। क्या करना है, चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाना है, तो हमें कोई वर्क करना पड़ेगा,
कुछ वर्क करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। वर्क में आपने पढ़ा है कि आप किसी भी चीज को, मान लो कोई भी बॉक्स है आपके पास कोई बॉक्स रखा हुआ है, आपको इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको पुश करोगे, धक्का लगाओगे या खींचोगे, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही चार्जेस के साथ होता है कि आपके पास कोई चार्ज है इस जगह पे और वो चार्ज कहाँ लेके आना है, इस जगह पे लेके आना है। तो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, ध्यान रखना, वापस से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया जो वर्क है वही क्या कहलाता है, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। डिफरेंस क्या हो गया, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट के अंदर, आपको पता है वायर का होना जरूरी है, मैंने कहा वायर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इन अ सर्किट द वर्क डन to bring a charge from one point to another is non-potential difference of the two points. Difference of the points. क्या लिखा मैंने, एक सर्किट है उसमें एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया गया वो किसके इक्वल होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। मैंने कहा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपको एक चार्ज को ए से बी तक लाना होगा, तो ए से बी तक लाने में जो वर्क करोगे वो ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के इक्वल होता है। और वर्क डन किसका, यूनिट चार्ज को लाने के लिए यूज किया जाता है। हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं, वी से, ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिनोट होता है, वी से। वी क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज from one point to another, okay, bring a unit charge. Work done कितने चार्ज को लाने के लिए, यूनिट चार्ज को लाने के लिए। हमने क्यू से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें क्यू कितना चाहिए, केवल यूनिट चाहिए, सिंगल चाहिए। तो हमने क्या किया, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ा वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, राइट। तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, समझ आ गया। W का क्या होता है, W हमारे पास वर्क होता है, ओके। तो वर्क को हम कैसे डिनोट करते हैं, जूल से। Q क्या हो गया हमारे पास, Q तो हमारा चार्ज है, चार्ज को कैसे करते हैं हम, कूलाम से। और रही बात V क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, V वोल्ट से। ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, the work done to bring a unit charge from one point to another point, किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क क्या कहलाता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V and the unit of the potential difference is volt। अपन लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं घर में कि 220 वोल्ट आ रहा है, 440 वोल्ट आ रहा है, राइट। तो ये सब वोल्ट क्या होता है, ये करंट की यूनिट नहीं होती है, ये किसकी यूनिट होती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, ओके। करंट की यूनिट तो क्या होती है, एम्पियर होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। हम जब बोलते हैं कि 220 वोल्ट आ रहा है तो वो 220 वोल्ट वहां पे करंट नहीं होता है, वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्लियर। चलो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा खत्म हो जाता है यहीं पे, ओके। अब बात आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक ऐसा वर्ड है, आपने सुना होगा कि किसी भी चीज का जब हम विरोध करते हैं, अपोज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है, राइट। हम कहते हैं कि वो हमें मान लो कहीं लेके जा रहे थे लेकिन हमने रजिस्ट किया,
तो रेजिस्टेंस जनरली एक ऐसा वर्ड है जो हम इसलिए यूज करते हैं किसी चीज के विरोध करने के लिए, अपोज करने के लिए, राइट। तो वो रेजिस्टेंस की बात होती है। उसके पहले रेजिस्टेंस के पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ओम्स लॉ। ओम्स दिख रहा है क्लियर? Before studying about resistance, we should study about Ohm's law। हम लोग किसके बारे में? Ohm's law के बारे में पढ़ लेते हैं। ये ओम क्या चीज है? ध्यान दें, ओम है ना, ये हमारा हिंदू धर्म वाला, जो हिंदू रिलीजन वाला ओम नहीं है। ये कौन सा वाला ओम है? ये किसी साइंटिस्ट का नाम था, एक साइंटिस्ट हुआ था, उसका नाम ओम था। ओके, उसने एक लॉ दिया था, तो उस लॉ को हम किस नाम से जानते हैं? ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ओके, उसने क्या लॉ दिया था कि जैसे जैसे किसी भी इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर वायर है, जैसे जैसे हम उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, सीधी सी बात है, जैसा अभी हमने इस बारे में डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो वाटर करंट बढ़ेगा, राइट। हाइट जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे हम, वाटर करंट उतना बढ़ेगा। तो वैसे ही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता चला जाता है। देखो, बात काफी हद तक सेम है, अगर आप समझना चाहो ना तो बड़े इजी से समझ आ जाती है। जैसे हम क्या करते हैं? वाटर की बात करते हैं कि एक तरफ तो हमने बिल्कुल नीचे वाली चीज रख ली, एक तरफ हमने बहुत ऊपर रखी। जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाते हैं तो पानी क्या होता है? ऊपर से नीचे गिरने की स्पीड बढ़ती चली जाती है, राइट। तो जैसे जैसे हाइट डिफरेंस बढ़ता है, वाटर करंट बढ़ रहा है, तो वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। और ऐसा लॉ किसने दिया था? ओम ने दिया था। उसने एक ग्राफ के थ्रू समझाया था। एक ग्राफ बनाया उसने, इसमें उसने V बना दिया और I बना दिया, और जो मेजरमेंट लिए, जब उन्हें मेजर किया तो जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा था, यानी जब V इतना था तो I इतना, जब V बढ़ा तो I भी बढ़ा, V और बढ़ा तो I और बढ़ा, V और बढ़ा तो I और बढ़ा। यानी जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हुआ? बढ़ता चला गया। तो उसने क्या बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। और यही लॉ क्या कहलाया? ओम्स लॉ कहलाया, राइट। व्हाट ही सेड, उसने बोला द इलेक्ट्रिक करंट in a conductor wire, in a conductor is proportional to the potential difference at the एंड ऑफ वायर। उसने क्या बोला कि अगर कोई हमने कंडक्टर वायर लिया है तो उसके एंड्स जो में, ये एंड्स होंगे, एंड्स पे जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। और यही लॉ क्या कहलाया? ओम का लॉ कहलाया। ओके, तो V क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है किसके? I के। एक बार ध्यान रखना, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, ओके, V प्रोपोर्शनल टू I। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगाते हैं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे उसने कौन सा कांस्टेंट जोड़ा? R क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लिखा? इक्वल लगा दिया, तो ये क्या जुड़ गया? यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ गया, और ये जो कांस्टेंट था यही क्या कहलाया? हमारा रेजिस्टेंस। ओके, तो क्या होता है कि V इक्वल होता है किसके? I इंटू R के। दिस इज द ओम्स लॉ। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर हम यहां से रेजिस्टेंस निकालें तो क्या होगा? V अपॉन I। ओके, यहां पे क्या मिल गया? R की वैल्यू मिल गई, एक फॉर्मूला मिल गया, रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर वायर। रेजिस्टेंस कितना होगा? किसी भी
जो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। कब? जब इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट कितना हो हमारे पास, यूनिट हो। ओके, V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट ही होती है। I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। और R की यूनिट क्या होती है? इस साइड का होता है ओम। इस साइन को क्या नाम दिया गया? ओम साइन। ओम साइन नाम दिया गया। मैंने कहा था साइंटिस्ट का नाम ओम था, तो हमने उसको रिस्पेक्ट शो करने के लिए क्या किया? इस साइन को क्या नाम दे दिया? ओम नाम दे दिया। ओके, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम यूनिट होती है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, ऐसे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ओके, ये उसका साइन है। ये कैसा साइन है? देखो वापस से बनाता हूँ, ये और ये ओम का साइन है। यहाँ पे साइन लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा? वो रेजिस्टेंस का साइन होगा। ओके, एक बात ध्यान रखना, रेजिस्टेंस क्या होता है? एक कांस्टेंट है। मैंने बोला यहाँ पे कि ये क्या है? कांस्टेंट है, राइट? तो कांस्टेंट जो होता है वो किस चीज पे डिपेंडेंट होता है? कब आर की वैल्यू बढ़ेगी, कब आर की वैल्यू घटेगी, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की, तो क्या लिखोगे आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन? अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट होता है जो क्या करता है? किसी भी कंडक्टर वायर में फ्लो ऑफ जो करंट होता है, फ्लो ऑफ करंट, उसको अपोज करता है। आप ऐसा बोल सकते हो, रेजिस्टेंस oppose the flow of current in the conductor wire। ध्यान रखना, जिस भी वायर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो होगा। देखो R अभी हमने देखा था, R इक्वल टू V अपॉन I। इसका मतलब क्या हो गया? R क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन I के। यानी जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, जब करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। रिवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, उसका विरोध करता है। रेजिस्टेंस कोशिश करता है कि करंट फ्लो नहीं हो। ओके, तो R इक्वल टू V अपॉन I होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? affecting the resistance। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अभी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, वापस से देख लेते हैं। ये क्या है? हमारा एक कंडक्टर वायर है। ओके, इसमें क्या ये चार्जेस है जो क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। अभी तक तो आराम से फ्लो कर रहे थे, फिर अचानक से एक नया चीज आ जाता है, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट? एक रेजिस्टेंस आ जाता है, वो क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, इन्हें क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है। तो हम बोल सकते हैं ये कुछ ऐसे वाल्स की तरह बन गया, राइट? ये क्या करेगा? इस फ्लो ऑफ करंट को रोकने की कोशिश करेगा। ये क्या कर रहा है? देखो, ये रेजिस्टेंस है मान लो, क्या करेगा? इन जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, चार्जेस को क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा, राइट? अब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? ओके, तो हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली चीज है लेंथ। अब ये लेंथ कैसे? एक बार ध्यान रखना, रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। कैसे होता है? देखो, ये कुछ ऐसा है, एक गली मान लो, एक छोटी सी गली है, उसमें से कोई जा रहा है। ओके, जाना चाहता है, तो जाना चाहता है, वो कौन होंगे? हमारे चार्जेस होंगे, वो पास होना चाहते हैं गली में से। लेकिन क्या होता है? गली में कोई गुंडे आ रहे हैं, राइट? ये क्या करेंगे? इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, सीधी सी बात है। तो क्या होता है? अगर हम गली की लंबाई बढ़ा देंगे तो क्या होगा? चार्जेस का फ्लो जो है वो सिंपल होगा या और ज्यादा हार्ड हो जाएगा? आप खुद सोचो कि जब आपको कोई गली जल्दी से पार करनी है, ओके, जल्दी से पार करनी है, लेकिन अगर वो गली छोटी होगी तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी या लंबाई बढ़ने में प्रॉब्लम ज्यादा होगी?
सीधी सी बात है कि जैसे जैसे गले की लंबाई बढ़ेगी तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस सेम चीज है, ऑब्स्टेकल है। किसके लिए? इन चार्जेस के लिए। चार्जेस क्या करना चाहते हैं? फ्लो करना चाहते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? उनके लिए ऑब्स्टेकल बन के खड़ा है। तो जैसे जैसे क्या होती है, लेंथ बढ़ती चली जाती है तो ये ऑब्स्टेकल भी बढ़ेंगे। क्लियर? तो जब लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। राइट? तो यही हो गया। पहली चीज क्या है कि जब लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। दूसरी चीज आती है हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेक्शन एरिया, देखो अब एक बात हो गई कि ये वही सेम चीज है। अब गली कैसी है? थोड़ी चौड़ी हो गई। लंबाई तो उसकी उतनी है लेकिन गली की कैसी हो गई? चौड़ी हो गई। तो अब वहां से निकलना इजी हो जाएगा। राइट? अभी तक तो ये रोक रहे थे। देखो ये एक गली है, इसके अंदर ये ऑब्स्टेकल्स है। यहां से निकल पाना थोड़ा टफ है, लेकिन यहां से निकल पाना इजी है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्स्टेकल तो यहीं रहेंगे और हम इजीली निकल सकते हैं। तो जब क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? यहाँ पे घट रहा है। देखो वहां से निकलना क्या होता जा रहा है? इजी होता जा रहा है। और जब निकलना इजी हो जाएगा इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस घट जाएगा। यानी रेजिस्टेंस क्या होता है? रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर वायर। एंड थर्ड वन इज द नेचर ऑफ मटेरियल। एक बात ध्यान रखना, हर मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हाईली रेजिस्टिव होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस शो नहीं करते। हम बात करें किसकी? कॉपर की। कॉपर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें प्लास्टिक या रबर की, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जैसे जैसे मटेरियल का नेचर चेंज होता है, मटेरियल चेंज होता है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता चला जाता है? चेंज होता चला जाता है। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर। सेकंड, रेजिस्टेंस रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल या ऑफ द वायर। और थर्ड होता है नेचर ऑफ द मटेरियल। तो यहां से हमें R का एक नया फॉर्मूला मिल जाता है। R इक्वल होता है L अपॉन A और साथ में जो मिल जाता है रो। R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। ये जो साइन है ये E नहीं है, ध्यान रखना, ये ऐसा है, इसको हम बोलते हैं रो। RHO, रो। ओके, तो ये रो क्या बताता है? ये रो बताता है हमारे, तो इसको मैं आगे लिख देता हूं। ओके, R इक्वल टू रो L अपॉन A। रेजिस्टेंस का हमें एक और फॉर्मूला मिल गया। देखो L का मतलब तो क्या हो गया? लेंथ ऑफ द वायर। यानी जैसे जैसे R प्रोपोर्शनल है लेंथ के, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी R भी बढ़ेगा। R रिवर्स प्रोपोर्शनल है एरिया के। A का मतलब क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। ओके, और तीसरा जो ये मैंने रो बनाया है, ये रो किसको शो करता है? नेचर ऑफ मटेरियल को। और इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये कांस्टेंट होती है, सभी मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। मैंने कहा कुछ मटेरियल्स बहुत ज्यादा हाईली रेजिस्टिव होते हैं, कुछ मटेरियल बहुत कम रेजिस्टिव होते हैं। यानी जैसे रबर वगैरह के लिए रो की वैल्यू क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी और इसलिए उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर वगैरह के लिए तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है। ओके,